बस एक हफ्ते का वक्त बचा है जब मोदी 3.0 का आम बजट देश के सामने पेश होगा। पूरा देश इसके लिए टकटकी लगाए बैठा है। बजट में क्या होना चाहिए, विकसित भारत का प्रण कैसा पूरा हो, अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या प्रावधान होंगे, इसे लेकर के हर कोई उत्सुक है। ऐसे में भारत 24 आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आया है, बजट एडवाइजर। हमारी इस खास पेशकश में हम अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं ताकि सरकार तक एक्सपर्ट्स की सलाह पहुंचाई जा सके। आज हम बात करेंगे टैक्स और पेंशन की, जिसका ताल्लुक हर आमोखास से है। क्या इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव होने वाला है? क्या पेंशन की कोई नई स्कीम मास लेवल पर आने वाली है? क्या इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ बदलाव होगा? क्या हम सबकी जेबों पर बोझ कम होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या है एडवाइजर्स की राय। एक एक मुद्दे पर बातचीत होगी, एक एक मुद्दे पर बजट एडवाइजर से चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट एडवाइजर। दोस्तों, आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दो जो सेशन मोदी सरकार के गए 5 साल के, पहला 2014 से और दूसरा 2019 से, अब 2024 का मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, इसमें बड़ा डिफरेंस ये है कि इस बार बीजेपी फुल्ली पावर में नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उसे सहयोगियों का सहारा लेना पड़ रहा है और ताकि अपने आप को चला सके। यूं तो सरकार पर कोई चिंता डर नहीं है कोई, लेकिन फिर भी कहने को एक बैसाखी तो है ही है। तो इसका डेफिनेटली अभिषेक जी इम्पैक्ट बजट पे तो आया ही होगा, ठीक है। ये अलग बात है कि मोदी सरकार ने ना तो मंत्रियों में कोई चेंज किया, ना लोकसभा अध्यक्ष में कोई चेंज किया, मेजर चेंजेस दिखाई नहीं दिए। तो उससे ऐसा लगा कि सरकार ऐसे ही चलेगी जैसे चलते आई है। पिछले 10 सालों के जो बीजेपी के बजट रहे हैं वो ये रहे हैं कि जनता को बहुत लाभ नहीं देना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना, कोष बना के रखना ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकें, देश के विकास में ला सकें। लेकिन क्या रियल में ऐसा होगा? क्योंकि जिस तरीके से खटाखट योजना ने कांग्रेस को सक्सेस दिलाई और जो बीजेपी को डेंट हुआ, कहीं ना कहीं सरकार को ये लगने लगा कि हमें भी कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, अब बहुत फाइनेंशियल डिसिप्लिन से काम नहीं चलेगा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ओवर द कंट्री, लोगों से डिस्कशन हुआ, ऐसा फील आया कि लोग ये कहते हैं कि आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना लेंगे, सही है। लेकिन अगर आपसे कोई गांव का गरीब आदमी पूछता है, आगरा के पास एक जिले का गरीब आदमी पूछता है मुझे क्या मिला तीसरी इकोनॉमी बन के, बुलेट ट्रेन चलाने से मुझे क्या मिला, रोजगार मिला जिसको मिला, मुझे तो नहीं मिला, तो मुझे क्या मिला? तो सरकार के पास और पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में अभिषेक जी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो बजट होगा उसमें जनहित की बातें ज्यादा होनी चाहिए। अब दो बातें हैं, एक तरफ तो सरकार ने जिस तरीके से एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं दिखाया तो लगता है नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी योजना आयोग के जो अभी जिसको नीति आयोग कहते हैं, जिस तरीके से मेंबर्स आए, जो सहयोगी दलों के लोग आए, नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उससे लगता है नहीं सरकार अब उस पैटर्न पे काम करेगी। यूपी के इलेक्शन में जो देखा कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जो मेजर नुकसान यूपी में हुआ, उससे लगता है कि इस बार इस लॉस की भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक सैंपल हमने महाराष्ट्र में देख लिया, कल ही अप्रेंटिसशिप के लिए, यानी जो बंदा कहीं फैक्ट्री में, स्कूल में, ऑफिस में काम करेगा तो उसे 6,000, 8,000, 10,000 स्टाइपेंड टाइप मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं सरकार रेवड़ी नहीं बांटना चाह रही, बट रेवड़ी को किसी और शेप में देने का प्रयास कर रही है। तो अब आज की चर्चा का हमारा पहला डिस्कशन ये है, क्या ये बजट जनहित बजट होगा, पॉपुलिस्ट बजट होगा, या उसी पैटर्न पर, निर्मला जी के पैटर्न पर वापस फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करके भविष्य के विकास की योजनाओं का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट होगा? ये चर्चा शुरू करेंगे। तो मैं अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभिषेक जी आप इस पे अपना प्रकाश डालें। मनीष जी, बात यह है कि कहीं से भी ऐसा कहाँ लिखा है कि पॉपुलिस्टिक बजट देने पर देश का विकास नहीं हो सकता। अगर एक आम आदमी के हाथ में पैसा पहुंचेगा तो वो खर्च करेगा तो इकॉनमी तेजी से बढ़ेगी, और शायद जो हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना चाहते हैं शायद वो और जल्दी बढ़ेगी, पहुंचेगी। जैसे कि बहुत सारे चेंजेस की एक्सपेक्टेशन है, मिडिल क्लास बहुत आशाएं लगाए बैठा है कि उसके इनकम टैक्स के रेट्स कम हो जाएं,
या जो ओल्ड स्लैब्स हैं, देखो 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, उसमें 80C नहीं बढ़ा, या जो नई रिजीम है, अब आप देखिए नई रिजीम में जो आपका बैंक में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है मुश्किल से 2-3% आता है, उस पर भी टैक्स लगता है। ओल्ड रिजीम में इस पर डिडक्शन थी, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन मिडिल क्लास ये भी कर सकता है सैलरीड आदमी की भाई मुझे एक ऐसी डिडक्शन तो दे दो कि मेरा सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टैक्स मत लगाओ। है ही कितना सा, थोड़ा सा है। पुराने रिजीम में आप देखिए 10,000 तक की डिडक्शन थी 80 TTA की, और भाई एक सीनियर सिटीजन के तो FD के इंटरेस्ट पर भी मिल रही थी। FD की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन भी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि साहब मुझे भी कुछ बड़ा रिलीफ मिल जाए। वुमेन एक बड़ी प्रोमिनेंट हो चुके हैं, मिलता रही है जी, उनकी डिडक्शन मिलती रही है, लेकिन अब नहीं मिलती, बट वो भी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। प्लस एग्रीकल्चर, फार्मर्स, इंडिया में आज भी 1/3 लोग तो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वहाँ तो सब टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, लेकिन रिलीफ की एक्सपेक्टेशन तो और भी रहती है ना, तो बहुत बेसिक होती है। प्लस आप अगर ध्यान दें तो एक बार कुछ सोलर इक्विपमेंट्स की भी रिलीफ दी गई थी कि आप सोलर पे भी कर लीजिए, सूर्य योजना थी, प्लस एक्वा पर रिलीफ दी जा सकती है, कुछ ना कुछ योजना उनके लिए अनाउंस करी जा सकती है। प्लस फार्मर्स 6,000 रुपए जो मिल रहे हैं उसको बढ़ाने की बात तो कर ही सकते हैं। देखिए पॉपुलिस्टिक बजट में ये कहीं नहीं लिखा कि पॉपुलिस्टिक बजट से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। 2 लाख करोड़ रुपए मोटा मोटा मंथली एक एवरेज में GST से आ रहे हैं। अगर आप देखें 2.25 लाख से 2 लाख आ रहे हैं, तो फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कृतिका जी, ओवर टू यू, आपको कुछ ऐड करना है इसमें तो बताइए। सर, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ये नई सरकार का पहला बजट है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन इस बजट से थोड़ी ज़्यादा हैं। पिछले 2 सालों से, 2 टर्म से जो उनका अपना जो उनका रहा है ऑफर्स, इस बारी के बजट में अगर आप देखें तो लोग एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बिज़नेस सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो हर समय से मोदी सरकार का हमेशा से एक एजेंडा रहा है, और जब से हम GST लेकर आए हैं, दैट इज़ द स्लोगन जो हर समय चलता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। तो नाउ अब लोग चाहते हैं कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आए, वो चीज़ एक्सपेक्टेशंस में है। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो मैंने ऑब्जर्व करी है, और जो एक आप अगर इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट कीजिएगा, तो MSME सेक्टर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, MSME सेक्टर सबसे ज़्यादा कैश लिक्विडिटी को लेके परेशान रहता है। अगर आप देखिए GST है, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्सेस की पेमेंट में कितनी सारी कंडीशंस हैं। आप टैक्स चाहे आपने कलेक्ट किया हो ना किया, आपको पे करना है। ITC आपने अगर ले लिया और पीछे वेंडर को पे नहीं किया है तो आपको रिवर्स करना है। काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं GST के। तो यहाँ पे MSME सेक्टर की तरफ से एक उम्मीद है कि उनकी कैश लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए क्या गवर्नमेंट इस तरीके के प्रोविजंस ला सकती है। अगर हम देखें GST के जितने भी चेंजेस होते हैं वो काउंसिल के थ्रू रूट होकर आते हैं। काउंसिल ने अभी 53rd काउंसिल मीटिंग में जो 22 जून को हुई थी, उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। अगर आप उनकी टोन ऑफ रिकमेंडेशंस भी देखें जिसमें क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, वो काफ़ी हद तक लिटिगेशंस को रिड्यूस करना, डिपार्टमेंट और एसएससीज के बीच में जो भिड़ंत रहती है उसको कम से कम करने की कोशिश की गई है। जो हमने देखा है जिन इश्यूज़ पर डिपार्टमेंट नोटिस वगैरह कर रहा है, काफ़ी क्लैरिफिकेशन आ रही है, प्रो एसएससी क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। लिटिगेशन रिड्यूस करने के लिए लोगों को पीछे 17, 18, 19, 20 के साल में इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर भी ऑफर करना चाह रहे हैं। आप ये भी इश्यूज़ आ रहे हैं कि आपने प्रेस रिलीज में तो लिख दिया कि ये कर रहे हैं इस तरह का ऑफर, अब लॉ में क्या लेकर आते हैं। 128 सेक्शन 128A अगर अमेंड करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जो काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो सारी चीज़ें लॉ के अमेंडमेंट में हम लोग को दिखे और उसका लाभ जो है वो एक टैक्स पेयर एसएससी को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो इस गवर्नमेंट का काफ़ी ग्रीन एनर्जी की तरफ एक झुकाव है कि हमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि उनकी जो टैक्स रेट्स हैं उनमें रिडक्शन आए। अभी जो सर्विसेज है वो 18% पर टैक्स हो रही हैं जो चार्जिंग स्टेशन सर्विसेज होती हैं, तो वो चाह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेट्स कम हो, चार्जिंग सर्विसेज कम हो, इंसेंटिवाइज़ किया जाए, परचेज सब्सिडीज़ दी जाएँ।
तभी आप किसी सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी तरीके का सपोर्ट मिलकर आता है। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन एफएमसीजी सेक्टर कहता है एसेंशियल कमोडिटीज़ पे रेट रिड्यूस करिए। रेट रैशनलाइजेशन को लेके कितनी बातें हो रही हैं, हम कब से सुनते चले आ रहे हैं कि 4 स्लैब रेट है, कम करेंगे। एफएम ने हमारी अपनी बजट स्पीच में जो बजट हुआ था स्पीच में बोला भी था, 53rd काउंसिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बोला भी था कि हम इसके लिए अलग कमेटी बनाएंगे। तो बहुत उम्मीदें हैं टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस को कि अब जाके कोई तो रेट रैशनलाइजेशन होना चाहिए। ये 4 स्लैब्स मेंटेन करना सबके लिए बहुत दिक्कत होती है और क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स यहीं से अराइज होते हैं कि कभी कभी मेरा एक प्रोडक्ट 5% में भी आ सकता है, 18% में भी आ सकता है। मेरा कहना ये है, सबसे पहले तो मैं भी पॉपुलिस्ट या नॉन पॉपुलिस्ट बजट ऐसा कोई बिलीव नहीं है मेरा, एटलीस्ट इस गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं है। मेरा अपना मानना है कि लेट अस फर्स्ट सी कि क्या होता आया है। अगर आप देखेंगे कि टैक्स कलेक्शन जो है वो स्टेडीली बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन टू जीडीपी का रेशो बढ़ रहा है। टैक्स कलेक्शन खाली नंबर्स में तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये देखने का फ़ायदा होता है कि 12-13% से वो करीब 15-16% पे आ गया है, जिससे ये पता चलता है कि टैक्स एफिशिएंसी कलेक्शन की बहुत बढ़ गई है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि फाइनली जो पैसा सरकार के पास आता है टैक्स कलेक्शन से, उसी से बजट बनता है। तो मुझे याद है कुछ 4-5 साल पहले मैं 15-16 लाख करोड़ की बात करा करते थे, अब 38-40 लाख करोड़ की बात होने लगी है। और इस बार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कुछ 19-19.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, 16-16.5 लाख करोड़ से, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलिज्म भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास करने के लिए कुछ हो। तो इस गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से 2 मूल सिद्धांत रहे हैं और वो 2 मूल सिद्धांत मुझे लगता है कंटिन्यू होंगे। एक मूल सिद्धांत है इंफ्रास्ट्रक्चर लेट ग्रोथ। जेटली साहब, आज से 10 साल पहले मैं उनसे मिला था, 15 साल पहले उनकी डेथ से पहले, तब उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ चाहिए, क्योंकि जो पैसा सरकार खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स, 10 टाइम्स बेनिफिट्स होते हैं इंडस्ट्री को और सब चीज़ को। तो एक तो वो मूल सिद्धांत है जो मेरे ख्याल से पूरी तरह चलेगा। उससे कंपेटिटिवनेस देश की बढ़ती है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप उस पर गाड़ी अच्छी चला सकें, उसका मतलब ये है आप लॉजिस्टिक सेक्टर से रहे हैं। 16% हमारा लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट रही है, जो कि अनबियरेबल कॉस्ट है, और वो मतलब 9-10% होती है, हमारी 16% रही है। तो ये सारी चीज़ें किसी तरह से कम करके तभी हम कंपेटिटिव हो सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो ये सब चलेगा मेरे ख्याल से। आज से कुछ 10-12 साल पहले बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे तो ये मुद्दा आता था कि पैसे नहीं हैं। अब इन्होंने कुछ इस तरीके से, NHAI ने बॉन्ड्स और इस तरीके से उसका कुछ सिस्टम बना दिया है जिससे कि कैश फ्लो बहुत अच्छे से होता रहता है, और तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा सिद्धांत, ये एक सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत जो मेरा मानना है कि इकोनॉमी खाली इकोनॉमी से नहीं चलती है। जो सामाजिक ताना बाना है, वो सामाजिक ताना बाना ठीक होना बहुत जरूरी है। योजना पे आप आ गए फाइनली। नहीं, मैं खटाखट योजना, सामाजिक ताना बाना इज नॉट खटाखट योजना। सामाजिक ताना बाना इज द क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म, a feeling of nationalism where everybody is trying to do something, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जहाँ पर बहुत बढ़िया। एक छोटी चीज आप उस समय बात कर रहे थे, न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम। जी। तो मैं उसमें अभिषेक भाई ये आपसे समझना चाहूंगा कि अब ओल्ड टैक्स रिजिम को तो सरकार चाहती खत्म ही कर दूं, कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है। नहीं, देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है क्योंकि इंडिया हमेशा से कंजर्वेटिव इकोनॉमी रही है, और जो नई टैक्स रिजीम है उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं, और हम हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो यानी टेलर मेड वर्सेस रेडीमेड शर्ट, इस तरह से क्या है? देखिए मनीष जी, क्या है, देखो, एक आदमी आज की डेट में जो आप यंगस्टर्स को देख भी रहे, जो उनका इनकम पैटर्न है और एक्सपेंडिचर पैटर्न है, वो तो क्रेडिट कार्ड पर जीने वाली एक जनरेशन बन चुकी है, जो हम यूएस से और फॉरेन से इंपोर्ट करके लाते हैं मन में। तो ये हमारे पास सोशल बेनिफिट तो है नहीं रिटायरमेंट के, ना पेंशन है ना कुछ है।
तो इनके लिए मैंडेटरी है कि ये कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करें, टैक्स और वो टैक्स बेनिफिट मिलता है तो ऑटोमेटिकली आदमी इन्वेस्ट कर। क्या कहते हो आप, कितना टैक्स छूट कितनी मिलनी चाहिए? भाई 1.5 लाख पुराने रेजिम में बहुत टाइम से बढ़ी नहीं, मेरे हिसाब से उसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए तो कर देना चाहिए 80C को। ठीक है, यानी मेरा मानना भी यही है, मेरा मानना भी ये अभिषेक जी की शायद जो अब रुझान है वो नई टैक्स रिजीम की तरफ है। रीजन है उसका, शायद हम लोग सब 10-20 साल पुराने टाइम के लोग हैं जिनके दिमागों में वो टैक्स रिजीम घुसी हुई है कि हम इतना सेविंग करते हैं। नहीं देखिए, हमारे बच्चे हैं राजीव भाई, जिन लोगों ने LIC कर रखी है 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस कर रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे? हाँ वो ठीक है, पैसे भी देने और टैक्स भी देना है। नहीं, लेकिन अगर आप देखते हैं मतलब अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करके देखते हैं तो आप वो 1.5 लाख रुपए सेविंग के बावजूद जो नई टैक्स रिजीम में टैक्सेशन कम आता है, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। 15 लाख तक नहीं देखो, मेरे सपोज किसी की 30-31 लाख रुपए भी इनकम है तब भी कम आता है, तो उसमें राजीव जी मनीष, बात ये नहीं कि टैक्स कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट करने पर जो बेनिफिट था वो नहीं वो आप अब हटा रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो एक कॉमन मैन की मेंटेलिटी है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव ना करके वो कहेगा मेरे को इन्वेस्टमेंट करने पे अब तो टैक्स बेनिफिट नहीं, मैं नहीं कर रहा। और आज से 30 साल बाद या 25 साल बाद जब वो रिटायर होगा तो उस समय की समस्या को आज उसको ओल्ड टैक्स रिजीम हैंडल कर रहा था या सेफगार्ड कर रहा था। क्या लगता है, महिलाओं को कोई टैक्स स्पेशल बेनिफिट मिलने की उम्मीद है आपके हिसाब से? सर विमेन वैसे भी रिबेट्स उनकी स्लैब हमेशा अलग रहते हैं, मिलना भी चाहिए, बट ठीक है, आई थिंक आज की डेट में होती जा रही है, महिला पुरुष सब बराबर है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बीइंग अ वुमन आई कैन से कि किसानों के बारे में बराबर फुटिंग में है, सेम पैकेज अगर ले रहे हैं देन बेनिफिट्स भी बराबर होने चाहिए। और मेरे ख्याल से ये तो बहुमुखी हमेशा से बजट पिछले 10 साल से इसी तरह आता है कि फार्मर्स के लिए भी उसमें कुछ होता है, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है। हर तो सेक्टर पे थोड़ा ध्यान तो देना जरूरी है। PM विकास योजना है, आवास योजना है, फार्मर योजना, आई थिंक वो सब चलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी हमेशा की तरह लॉस में ही रहेगा। नहीं, लॉस तो देखिए तो होना ही है। नहीं, लॉस तो राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने लॉस को भरपाई करने के लिए नई टेक्नोलॉजी निकाली थी, आपको याद होगा, घाटे की अर्थव्यवस्था, जितना लॉस है उतने नोट छाप दो, काम खत्म। नहीं, पर डेफिसिट बजटिंग विद इन अ सर्टेन लिमिट तो आई थिंक सब ठीक है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिस्कल कंसोलिडेशन करी जाएगी, वही 4.5-5% के आसपास फिस्कल डेफिसिट को रखा जाएगा। मेरा ये मानना, मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि जो आजकल सोचते हैं उतना टैक्स कलेक्शन कर पाते हैं। कंक्लूड करते हुए यही बात बोलूंगा कि मुझे लगता है या सरकार को करना चाहिए, इस बजट में एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करना चाहिए, दैट वी शुड एक्सपोर्ट नॉट ओनली सर्विसेज बट आल्सो गुड्स। बहुत बढ़िया। सर वो तभी होगा जब हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं कस्टम प्रोफेशनल भी हूं, तो मैं आपको बता दूं इस समय इस देश में चाइना से जो इंपोर्ट है, जो मेजर इंपोर्ट हमारा चाइना से है, वहां बहुत अंडर बिलिंग चलती थी, यानी बहुत कस्टम ड्यूटी की चोरी होती थी और वो लगातार रुक रही है। अब इतनी जबरदस्त स्कैनिंग है कि इंपोर्ट में बेईमानी कम से कम होती चली जा रही है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट सरकार ध्यान रख रही है। अगर इंपोर्ट, विदेशी इंपोर्ट घटेगा तो हम एक्सपोर्ट पर फोकस करेंगे। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। सर उसके लिए अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, तो पॉलिसीज उसी हिसाब से बननी चाहिए। कहीं ना कहीं लेबर लॉज भी लेबर लॉज हो गए, फैक्ट्री लॉज हो गए, उन पे आपको ध्यान देना चाहिए ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हम अपना ही नहीं कंज्यूम कर पा रहे तो हम एक्सपोर्ट क्या कर पाएंगे? बिल्कुल। अब लेबर लॉज के में एक इशू सिर्फ ये आता है अभिषेक भाई कि जैसे ही हम लेबर लॉज को रिलैक्स करते हैं, जो एंटी गवर्नमेंट लोग हैं वो कहते हैं नहीं आप तो मजदूरों का ये ख्याल नहीं, वो ख्याल नहीं। इसकी वजह से, इस पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं जो सुधारवादी आई वुड ऑब्जेक्ट ऑन द यूज ऑफ वर्ड एंटी गवर्नमेंट। They could be pro labor also. You could use the word pro labor. चलिए सर देखते हैं क्या आता है बजट, उस पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे फिर। हाँ, तो जिस तरीके से इलेक्शन में पेंशन को लेके एक बड़ा मुद्दा हिमाचल और बाद में लोकसभा के चुनावों में बना, और पेंशन को लेके मानो जिन सरकारों ने कहा कि हम पेंशन देंगे वो भी दे नहीं पाई। तो सबको ये पता है कि बजट का एक मेजर पार्ट सैलरी और पेंशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब पेंशन क्या है कि जिस व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले जॉब कंप्लीट कर दी, उसके बाद उसे 10 साल तक मिल चुकी, 10 साल मिलेगी, और उसके ना रहने का उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी। ये एक बड़ी कोशिश सरकार इससे ओवरकम करने का प्रयास कर रही है।
तो मुझे लगता है जैसे अटल पेंशन योजना है, उसमें सरकार ने कोशिश की कि सबको पेंशन मिले। भाई सरकारी कर्मचारी कितने, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होंगे, पुराने रिटायर्ड को मिला के 10-15 लाख हो जाएंगे। तो मुझे लगता है सरकार को कोई ना कोई एक ऐसा सरप्राइज पैकेज देना पड़ेगा जिसमें पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ना मिलके आम जनता को भी मिले। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, जो जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में सोशल सिक्योरिटी नाम की एक चीज़ रहती है जो सभी के लिए होती है, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने कितना सर्विस करी है, कितना टैक्स दिया है, वगैरह वगैरह। उससे बेनिफिट क्या होता है? उससे बेनिफिट ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो सारी ज़िंदगी सिक्योर रहता है, वो रिलैक्स्ड रहता है और उसकी कंजम्पशन पैटर्न बेटर होती है। हम लोग कह देते हैं कि अमेरिका में लोग क्रेडिट कार्ड पे जीते हैं, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में जीवन चलता रहेगा। अब ये बैलेंस है कहीं पर कि वो सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमी को रन करने के लिए जो पैसा खर्चा करना है, ट्रेडिशनली हम लोग कंजर्वेटिव सोसाइटी रहे हैं, ट्रेडिशनली हम सेविंग सोसाइटी रहे हैं राजीव भाई, लेकिन अब शायद चेंज हो रहा है और चेंज होना जरूरी है। और मेरे अपने हिसाब से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना ही चाहिए। वहाँ क्या है, पैरिटी है, यानी एक तरह की हॉस्पिटल सबको फैसिलिटी। यहाँ भी बड़ी डिस्पैरिटी है, किसी के पास मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, किसी के पास है नहीं। किसी को पेंशन मिलती है 1 लाख रुपया और किसी को पेंशन मिलती है 15,000। वो डिस्पैरिटी है। अगर पेंशन किसी को ना मिले लेकिन सबको वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिले तो एक प्रकार की पैरिटी होगी। और उसमें जनसंख्या भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम 144 करोड़ है। अब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन देखिए, ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन मिला के 3 करोड़ है ना। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान मिलकर यूपी से छोटे बनते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। फर्क तो पॉपुलेशन का भी रहेगा ना। हाँ, तो बिल्कुल वो पॉपुलेशन का रहेगा, इट इट विल टेक टाइम। पर जहां तक गवर्नमेंट सर्वेंट्स का सवाल है, मुझे लगता है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग नहीं है। सर ने यही चीज मेंशन करी है कि आएगा कहाँ, गवर्नमेंट कहाँ से फंड लाएगी, कंट्रीब्यूटरी होगा, उसकी कंट्रीब्यूशन आम आदमी ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल पीएफ की तरह होना चाहिए कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए आधा सरकार को जमा करूंगा और मेरे को सरकार से पेंशन मिलेगी। और मैं तो कहता हूं मेरे ड्राइवर का भी सिस्टम होना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी है कि ड्राइवर की सैलरी में से कुछ काटूं, चाहे मेरा पीएफ रजिस्ट्रेशन है तो या वो नहीं उस तरीके है, के उसकी पेंशन का इंतजाम मैं करूं और आधा गवर्नमेंट दे। प्राइवेट सेक्टर में कितना इंप्लीमेंट करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, वो देखने वाली बात है। अगर सरकार इस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे तो काम हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट तरीके से गोल्ड चल रहा है, मैंडेट होता है, प्राइवेट के लिए इतना मैंडेट नहीं है। तो वो एक देखने वाली चीज है कि अगर हम सरकार से बेनिफिट मांग रहे हैं तो वो जाएगा हमारी ही जेब से। मुझे लगता है कि बजट में हमारी काफी सार्थक चर्चा रही। पेंशन के मामले में हमारा डिस्कशन बिल्कुल हुआ ही है कि होना चाहिए कोई ऐसा एक फॉर्मल सिस्टम बने और सरकारी पेंशन की जगह इनकम टैक्स का जो प्रोविजनिंग है वो हमने देख लिया कि होना तो 15 लाख तक चाहिए नई रिजिम में और पुरानी में 2-2.5 लाख तक की छूट। और एक कैपिटल गेन का टॉपिक रह गया कि अगर कैपिटल गेन पर भी छूट मिले तो लोग इक्विटी मार्केट की तरफ जाएंगे, जिससे कि देश के डेवलपमेंट में लाभ होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट से हर तबका आस लगाए इस समय बैठा हुआ है, मिडिल क्लास हो या फिर बड़े कारोबारी वर्ग, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या फिर सैलरीड क्लास हो, हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ सौगात चाहता है। बजट एडवाइजर्स ने आज टैक्स को लेकर के अपनी राय रखी है, पेंशन पर भी बात की। तो चलिए जाते जाते देखते हैं कि चर्चा का निष्कर्ष आखिर क्या निकल करके सामने आया है। चर्चा का निष्कर्ष कुछ ऐसे है कि टैक्स स्लैब में छूट का दायरा बढ़े, नई टैक्स प्रणाली को बढ़ावा मिले, एटीसी के तहत छूट की सीमा बढ़ाई जाए, एटीडी के तहत छूट की सीमा बढ़ाई जाए, नई कर प्रणाली ज्यादा आसान है, टैक्स स्लैब 20 से 25 लाख तक हो, महिलाओं के लिए टैक्स में राहत दे सरकार, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दे सरकार, पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाए, निजी कर्मियों को भी पेंशन मिले, इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूत करे, एमएसएमईज के लिए टैक्स में भी छूट हो, चाहे मिडिल क्लास हो, छोटे उद्योग हो, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग, हर तबका निर्मला सीतारमण का पिटारा खुलने का इंतजार कर रहा है। 23 जुलाई का इंतजार बस खत्म होने वाला है।